चलिए, हमने 3 पार्ट में इनइक्वालिटी को देखे थे, ठीक है। इनइक्वालिटी को हम 3 पार्ट में देखे थे, लेकिन कुछ पोर्शन बचा हुआ है जो मैंने बोला था कि एसएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप 3 पार्ट देखेंगे इनइक्वालिटी के, जस्ट उसके बाद हम आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का ही है, इनइक्वालिटी का ही है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट तो देख ही लिया, आज हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट, और ये टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, जो मैंने बताया था कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन देकर अगर इन तीनों साइन को कंबाइन करके स्टेटमेंट दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन गलत है कौन सही है। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में, चाहे वो आरपीएफ किसी भी एग्जाम में देखिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो पहले इसके पीछे हम देख लेते हैं। ये तो ठीक है, इनइक्वालिटी मैंने आपको पढ़ा रहे हैं। जस्ट एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ आइदर और में भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ आइदर और में आंसर देने के लिए आते हैं। आइदर और कब दिया जाता है आंसर वो सीख लेते चीजें, ठीक है, क्योंकि वो भी 1 नंबर, जिससे 5 नंबर पूछ रहा है तो 1 नंबर वो भी आइदर और वाला आंसर रहता है। तो आइदर और कब दिया जाता है आंसर वो आपके सामने पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आइए, जैसे कि सपोज कीजिए कि स्टेटमेंट ये दिया गया है, ये आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। सपोज कीजिए ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सपोज कीजिए कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे ये कंक्लूजन है। नीचे ये कंक्लूजन करने का मतलब ये कथन होता है और ये निष्कर्ष होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कथन, स्टेटमेंट मतलब कथन और निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट दिया गया और नीचे 2 कंक्लूजन दिए गए, ठीक है। 2 कंक्लूजन भी रह सकता है और 3 कंक्लूजन भी रह सकते हैं, बहुत सारे 3-4 कंक्लूजन भी दे सकता है, लेकिन जनरली 2 ही कंक्लूजन दिया जाता है। तो स्टेटमेंट देकर और नीचे 2 कंक्लूजन दिया जाता है। यदि किसी स्टेटमेंट का कोई 2 कंक्लूजन पूरी तरीके से गलत हो, क्या पूरी तरीके से गलत हो, पूरी तरीके से गलत हो। यदि किसी स्टेटमेंट का, ये स्टेटमेंट दिया गया है और नीचे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिया गया है, तो यदि किसी स्टेटमेंट का कोई 2 कंक्लूजन पूरी तरीके से गलत हो, क्या हो, पूरी तरीके से गलत हो, और दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, और बीच का साइन क्या हो, चेंज हो। क्या हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो, यहां लिख देते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो, सेम हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो, सेम हो, और बीच का साइन यानी मिडिल का जो साइन है, यहाँ पे हिंदी में ही लिख देते हैं, बीच का जो साइन है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। यानी बीच का जो साइन है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, ठीक है। हमारा कहने का मतलब, यदि किसी स्टेटमेंट का कोई 2 कंक्लूजन पूरी तरीके से रॉन्ग होता है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, ठीक है, दोनों पूरी तरीके से रॉन्ग है, दोनों कंक्लूजन, हाँ रॉन्ग है। दोनों का सब्जेक्ट सेम है, हाँ सब्जेक्ट सेम है। प्रेडिकेट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, और दोनों का साइन, बीच में साइन जो है क्या चेंज है, हाँ चेंज है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, बीच का जो साइन है, बीच का साइन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तब हमारा जो आंसर जाता है वो क्या जाता है, आइदर और का आंसर जाता है। क्या जाता है, आइदर और का आंसर जाता है, ठीक है। तो एक बार बोल देते हैं, क्योंकि आइदर और ये कंप्लीट हो गया, समझ लीजिएगा, आपका 1 नंबर यहां से समाप्त। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। कंक्लूजन देखिए, दोनों बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। सपोज ये कोई स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ तो मैंने ऐसे ही ले लिया है दिखाने के लिए कि सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम। तो स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन पूरी तरीके से दोनों के दोनों रॉन्ग है। अभी देखना अभी ये है, ठीक है, दोनों के दोनों तो रॉन्ग हो गया। देख लेते हैं भाई, आइदर में भी और जाता है आंसर, आइदर और में भी जाता है आंसर। क्या दोनों का सब्जेक्ट, देखिए इसका भी सब्जेक्ट, इसका भी सब्जेक्ट, इसका भी प्रेडिकेट, इसका भी प्रेडिकेट एकदम सेम है, और बीच का साइन चेंज है। तो इस केस में हमारा आंसर जो जाएगा, आइदर और का आंसर जाएगा। अगर यहाँ पे आंसर देते तो क्या आंसर देते, आंसर यहाँ हमारा जो आंसर होता, आइदर वन और 2
करेक्ट, यहाँ पे आंसर ये देते हैं। ठीक है, तो एक बार बोल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी स्टेटमेंट का कोई दो कंक्लूजन पूरी तरीके से गलत हो और दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो और बीच के साइन चेंज हो, तब आइदर और के आंसर देकर आप क्या कीजिएगा, काबिलियत बनिएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं। तो ये आपका समझ है कि इनइक्वालिटी में ये अप्लाई कीजिएगा, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड हो चाहे वो सिंबॉलिक बेस्ड हो, समझिए। चलिए ये चीज लिख लिए। अब आते हैं टाइप 2। मैंने जो ग्रेटर देन लेस देन की जो सिंबल बोला था, तो उस तरीके पर आते हैं। चलिए एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए हम लिखें कि ए बी से बड़ा है और बराबर भी है, ठीक है, बराबर भी है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर भी है। तो ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है यानी बी के ऊपर होगा, ये सिंपल सी बात है। और बराबर भी है, तो बराबर का साइन इस तरीके से कर्व से रिलेशन, यानी बड़ा या बराबर में, देखिए बी से बड़ा है तो ऊपर हो गया और बराबर है तो इस तरीके से कर्व का साइन दे दिया। ठीक है, समझ गए। तो बड़ा या बराबर जब लिखेंगे, बड़ा है तो बी के ऊपर हो गया और बराबर है तो इस तरीके से कर्व का साइन दे देंगे, समझ गए। तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझ लिए, अच्छा होगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट मिलकर आपको सहूलियत करेंगे बनाने में। ठीक है, देखिए एक कथन दिया जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन लेस देन वाला, ये जो मैंने बताया कि टाइप 2 जब पढ़ाएंगे इनइक्वालिटी का, वही अब स्टार्ट हो गया, समझिए। ठीक है, तो ये आपके कथन दिए गए हैं, यानी स्टेटमेंट दिया गया है P ग्रेटर देन G और Q ग्रेटर देन Q लेस देन P ग्रेटर देन G और Q लेस देन M। आपसे पूछा जा रहा है, ये निष्कर्ष दिया गया है, ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष नंबर 1, P बड़ा है M से, और दूसरा क्या है, तो P बराबर है Q। ठीक है, तो ये कथन दिया गया है और ये नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो दो टर्म दिया गया है, ये कथन वाला, पहला टर्म ये हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों टर्म दिया गया है, क्या इन दोनों में लिंक है? नहीं लिंक है। तो आप लिंक कैसे पहचानेंगे? जिससे P है G है, तो यहाँ पे G का कोई एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी तो दोनों स्टेटमेंट लिंक होता है। जब इन दोनों में कोई लिंक नहीं है, कह सकते हैं कि नो लिंक, नो डिफिनिट कंक्लूजन। ये ध्यान रखिएगा, नो डिफिनिट कंक्लूजन। क्या देंगे आंसर? नो डिफिनिट कंक्लूजन। नो डिफिनिट कंक्लूजन यानी एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ तो डिफिनिट दे दिया कि P बड़ा है M से, जो कि गलत है। P बराबर है Q से, यहाँ भी गलत है। तो हमारा आंसर ऑप्शन के हिसाब से जाएगा। अच्छा बताइए, जब नो डिफिनिट कंक्लूजन कहा तो कहने का मतलब ये तो हो सकता है कि प्रोबेबल तो हो सकता है, संभावना हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बराबर भी हो सकता है। हाँ, जब कोई चीज डिफिनिट नहीं होता है, तो हमारा आंसर डिफिनिट में यही जा सकता है कि वो प्रोबेबल होंगे। जब कोई चीज डिफिनिट नहीं होता है तो वो क्या होते हैं? प्रोबेबल होते हैं। ठीक है, प्रोबेबल। जब कोई चीज डिफिनिट नहीं होता तो आंसर क्या जाता है? प्रोबेबल में। सपोज कीजिए, मान लिया जाए आंसर ये रहता, आंसर देने के लिए बता रहे हैं आंसर ये रहता कि निष्कर्ष बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में रहता निष्कर्ष 2 सत्य है। ऑप्शन 3 में रहता आपका, ऑप्शन 3 में रहता कि दोनों सत्य है, और चौथा ऑप्शन में रहता कि एक भी सत्य नहीं है, एक भी सत्य नहीं है। तो आंसर क्या मानते हैं? एक भी सत्य नहीं है, यानी आपका ये आंसर होता। आपका आंसर क्या होता है? एक भी सत्य नहीं है, वो आपका आंसर होता। लेकिन सपोज कीजिए ये ऑप्शन नहीं रहता और यहाँ पे लिखा हुआ रहता ऐसे कि यहाँ पे लिखा रहता है ऐसे, चौथा नंबर ऑप्शन में कि एक, यानी ऑप्शन नंबर
यानी एक निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो संभावना में सत्य है, संभावना में सत्य है, तब ये आंसर जाता, ठीक है, तब ये क्या हो जाता, आंसर जाता। सिंपल सी बात है, जब ये कथन दिया गया इन दोनों टर्म में कोई रिलेशन नहीं, नो लिंक, नो डिफिनिट कंक्लूजन। जब कोई चीज डिफिनिट नहीं हो रहा है तो प्रोबेबल अवश्य होंगे, ये प्रोबेबल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में जो कुछ भी रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोबेबल। तो अगर हम डिफिनिट की बात करेंगे तो दोनों के दोनों गलत हो गया। क्या हो गया, दोनों के दोनों गलत हो गए। तो अगर ये ऑप्शन, पहले ऑप्शन मैंने बोल रहा था कि निष्कर्ष ना तो वन से नहीं दो सत्य है, तो वो अगर ऑप्शन आता तो वो आंसर मारते, लेकिन वो आंसर है नहीं, तो प्रोबेबल वाला आंसर मारेंगे। तो चौथा नंबर प्रोबेबल वाला, तो प्रोबेबल आंसर मारेंगे, तो वो ऑप्शन के हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेंगे आपके, देखिए किस तरीके से पूछेंगे। जैसे कि ये आपका कथन दिया गया है कि P बड़ा है M से और M बड़ा या बराबर है Z से, और Z बड़ा है, यहाँ से कोई जैसे P बड़ा है M से, M बड़ा या बराबर है Z से, और Z बड़ा है Q से, और Q बड़ा है T से, ठीक। ये दिया गया, ये सिंपली है क्योंकि इसमें आपको सोचना होगा, ठीक। तो ये कथन दिया गया और नीचे निष्कर्ष इस प्रकार से दिए जाएंगे। निष्कर्ष नंबर 1, P बड़ा है T से, निष्कर्ष नंबर 2, M बड़ा है Q से या M छोटा है Q से। तो ये आपके दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सही कौन गलत। अगर बेसिक से बनाने जाएंगे तो बेसिक से कैसे बनाएंगे, जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला कुछ P बड़ा है M से, यानी M के ऊपर हो जाएगा P, और ये हो गया। फिर बोला कुछ M बड़ा है Z से, M जो है Z से बड़ा है, तो यानी Z के ऊपर हो जाएगा M, यानी M जो होगा Z से क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, यानी M हो जाएगा Z से ऊपर। और ये बराबर भी है, तो बराबर का साइन हम बोले थे कि कर्व से इसे कर देना है, ठीक है। फिर क्या है, Z बड़ा है Q से, Z जो है क्या है Q से बड़ा, यानी Q के ऊपर हो जाएगा Z। फिर जो है Q जो है T से बड़ा है, यानी Q जो है किससे बड़ा है, T से बड़ा है। अब ये आपका क्या हो गया, फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या दे देंगे, बेसिक से आंसर दे देंगे। देखिए तो P बड़ा है T से, तो जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो P जो है क्या T से बड़ा नहीं, देखिए तो P जो है T से क्या है ऊपर है, तो ये बड़ा होगा, ये आंसर जाएगा। फिर बोला है कुछ M जो है Q से छोटा है, देखिए तो M जो है क्या Q से छोटा है, क्योंकि जब ऊपर है तो M तो बड़ा होना चाहिए, जो कि बोल रहा है छोटा, ये क्या हो गया, गलत हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ बोल रहा है M जो है छोटा है Q से, M Q से जब छोटा होता, M Q से जब छोटा होता तो Q के नीचे होना चाहिए, जो कि Q के ऊपर है, तो ये कहना गलत है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं कि ओनली वन करेक्ट। तो बेसिक से इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, कि जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो बराबर होगा उसको कर्व से इसे घेर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट। जैसे कि नेक्स्ट कथन क्या रहता, मान लीजिए सपोज कीजिए यही रहता, यहाँ पे इसी कथन पर हम कंक्लूजन तैयार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बराबर रहता, यहाँ पे भी बराबर रहता, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से रहता। अब निष्कर्ष नंबर 1 में इस तरीके से रहता कि पहला निष्कर्ष है P बड़ा है Q से, और ऑप्शन नंबर 2 में रहता कि M बड़ा या बराबर है T से। तो अगर हम बेसिक से बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले बेसिक से सिखा देते हैं, उसके बाद जैसे कथन दिया गया वहाँ से देखकर आंसर कैसे मांगेंगे वो भी सिखा देंगे। तो बेसिक से क्या बनाएंगे, तो P बड़ा है M से, यानी P जो है M से ऊपर हो जाएगा, यानी M के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे लिखते हैं। और बराबर भी है
तो बराबर का साइन क्या देते हैं, इस प्रकार से कर्व कर देते हैं। फिर m बड़ा है z से, m जो है z से बड़ा है और बराबर भी है, तो इन दोनों में क्या होगा, बराबर भी है, तो इस तरीके से साइन कर देंगे। फिर z बड़ा है q से, z जो है q से बड़ा है तो q के ऊपर हो जाएगा। फिर q जो है बड़ा है t से, q जो है बड़ा है t से, q ये आपके q हो गया, बड़ा है किससे, t से, और बराबर भी है, तो ये बराबर हो गया। अब देखिए, अब आइए, p बड़ा है q से, क्या p जो है q से बड़ा है, हाँ बड़ा है, p जो है q से बड़ा है, हाँ बड़ा है। फिर बोला क्या, m जो है t से बड़ा या बराबर है, तो m जो है t से बड़ा तो है लेकिन क्या बराबर है, नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरीके से साइन अगर रहा था, ये देखिए, अगर यहाँ पे ये रहा था तो देखिए बड़ा का रिलेशन जब यहाँ तक है तो सिंपल सी बात है, m जो है t से बड़ा भी होता और बराबर भी होता जब ये साइन आता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका लिंक बराबर का टूटा हुआ है। जब यहाँ पे लिंक बराबर का टूटा हुआ है तो सिंपल से सिर्फ ऊपर है तो सिर्फ बड़ा होगा। अगर ये लिंक रहा था यहाँ पे, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा, तो लिंक बराबर का होता लिंक, तो बराबर भी होता, और ऊपर है तो बड़ा भी होता। तो यहाँ पे ये है लिंक जो है बराबर का टूटा हुआ है, तो इसलिए सिर्फ बड़ा होगा, जो कि यहाँ पे बोला कि बड़ा भी है और बराबर भी है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ओनली वन करेक्ट, ओनली वन करेक्ट, ओनली वन करेक्ट। अब देखिए, ये तो बेसिक से किसी भी तरीके से दे दे, हम इस तरीके से बनाएंगे। अब हम डायरेक्ट प्रश्न से कैसे डायरेक्ट कथन को देखेंगे और निष्कर्ष को कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि कथन दिया गया है कि r बड़ा या बराबर है m से, m बड़ा है q से, और m बड़ा है q से, और q बड़ा या बराबर है t से, और t छोटा है s से, t छोटा है s से। ठीक है, देखिए अब निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष नंबर आ जाते हैं 1। तो निष्कर्ष नंबर 1 में है कि r बड़ा या बराबर है t से, और दूसरा क्या है, दें आपको s, r बड़ा है s से। चलिए देखिए, r बड़ा है s से, तो अब डायरेक्ट हम कथन को देखेंगे और आंसर मारेंगे। जैसे कि r जो है बड़ा है t से, देखिए r जब m से बड़ा है और m q से बड़ा है, यानी बड़ा का देखिए लिंक है कि नहीं, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा। ठीक, तो बड़ा का तो लिंक है, यहाँ से r जो है यहाँ से भी बड़ा है, यहाँ से भी बड़ा है, यहाँ से भी बड़ा है, यहाँ से भी बड़ा। तो जब बड़ा का जब लिंक है तो सिंपल सी बात, तो बड़ा तो होगा लेकिन बराबर के भी लिंक है क्या, हाँ देखिए यहाँ भी बराबर का लिंक है, यानी बराबर का लिंक है, तो जब बराबर का लिंक है तो बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, r बड़ा है s से, तो देख लेते हैं r बड़ा, यानी बड़ा का लिंक होना चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा का लिंक है, यहाँ भी बड़ा का लिंक है, यहाँ भी बड़ा का लिंक है, लेकिन यहाँ पे बड़ा का तो लिंक नहीं है, ये तो छोटा का लिंक है। तो जब छोटा का लिंक है तो यहाँ पे बड़ा लिख दिया, तो जो कि क्या है, गलत है। तो हम यहाँ भी क्या बोलेंगे, ओनली वन करेक्ट, ओनली वन करेक्ट। तो इसी प्रकार से आप लिंक करके क्या है, अगर आप एग्जाम में मिलेगा तो बेसिक से भी बना सकते हैं और लिंक करके भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही विराम लेते हैं, और कल हम नेक्स्ट बैंक का, ये बैंक कारण से चल रहा है तो बैंक से मैं कोडिंग डिकोडिंग बैंक का हम बताएंगे आपको, ठीक है, कल आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो